बस्तर में माओवादियों पर चौतरफा मार पड़ रही है। जवान लगातार उनके उस सुरक्षा किलों को भेद रहे हैं जिस किलों को माओवादी अपने आप के सबसे सुरक्षा और अपने आप को सबसे ज़्यादा वहाँ पर महफूज माना करते थे। और इसके साथ ही साथ उनके जो बड़े कैडर हैं या निचले स्तर के बड़ी संख्या के कैडर हैं वो लगातार समर्पण भी कर रहे हैं, जिससे इस बात के ऊपर भी ये भी बात प्रतीत होती है कि माओवादी वाकई बैकफुट पर तो हैं, लेकिन माओवादी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई कमी नहीं कर रहे। लेकिन इसी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के जद्दोजहद में बीते 2 दिनों से उन्होंने 2 युवाओं की हत्या कर दी है। इन युवाओं की हत्या के बाद 2 सवाल मेरे जहन में उठे, एक सवाल माओवादियों से और एक सवाल सरकार से। मुझे लगा इस सरकार से इस जानकारी के तहत ये सवाल भी सरकार और माओवादियों से पूछा जाना चाहिए। तो उस सवाल पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज से 2 दिन पहले सुकमा जिले के सिलगेर में माओवादियों ने एक शिक्षा दूत की हत्या कर दी। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी आपको याद हो तो बीजापुर में एक साथ 2 शिक्षा दूतों की हत्या की, उसकी जिम्मेदारी भी माओवादियों ने ली थी। इसके पहले और कई बार माओवादियों ने अब तक लगभग 8 शिक्षा दूतों की हत्या की है और अलग अलग इलाके में। और साथ ही साथ आज बीजापुर में एक बार फिर से एक युवक का अपहरण करके उसकी हत्या की। हालांकि पुलिस ने उसे माओवादियों के द्वारा कारित हत्या नहीं माना है और संदेही माना है कि एक किसी अपराधियों के द्वारा उसकी हत्या की गई है और उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जो सूत्र हैं उसके आधार पर पता चल रहा है कि उसकी हत्या भी माओवादियों के द्वारा की गई है। जो 2 दिन पूर्व एक शिक्षा दूत की हत्या की गई, उस हत्या ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया है। ऐसा नहीं है कि बाकी हत्या से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हर हत्या से फ़र्क पड़ता है, लेकिन 2 दिनों पूर्व जिस शिक्षा दूत की हत्या की है उससे मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ थे। वो होता है ना कि जिसे आप नहीं जानते हो उसकी हत्या से दुख तो होता है, लेकिन असल पीड़ा उससे होती है जिसके साथ आप लगातार मिलते रहते हो। जिस शिक्षा दूत की हत्या की गई, जब भी मैं सिलगेर जाता था या अमूमन अधिकतर इलाके में उससे मेरी कभी कभी मुलाकात हो ही जाया करती थी। उनके परिवार, उनके घर पर भी मैं जा चुका था। इसलिए जब मुझे पता चला जब कि उसकी हत्या कर दी गई है, तब मुझे लगा कि ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये हत्या क्यों हो रही है। दरअसल सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल बता दूं कि किसकी हत्या हुई है और कैसे हुई ये हत्या। दरअसल ये पूरा मामला 2 दिन पहले का है और इसमें सुकमा जिले में जो बुधवार की ये घटना है, जिसमें 30 वर्षीय शिक्षक रहे शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे, उनकी हत्या माओवादियों ने की। जो जानकारी मिली है उसके आधार पर सिलगेर गांव में बुधवार को शाम लगभग 7:30 बजे माओवादियों के एक समूह जो कि तेजधार हथियार के साथ लक्ष्मण बारसे के घर पहुंचा और उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। उस वक्त जब लक्ष्मण बारसे खाना खा रहे थे, जब उनके परिवार के सदस्यों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। पुलिस ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जगरगुंडा पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है और विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी। हालांकि हमले का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि माओवादी अक्सर नागरिकों को, खासकर पुलिस मुखबिर होने के शक में, निशाना बनाते हैं। पुलिस के मुताबिक बस्तर क्षेत्र में इस साल माओवादी हिंसा में मरने वाले नागरिकों की संख्या 30 तक पहुंच गई है और इससे पहले 14 जुलाई को बीजापुर के फरसेगढ़ क्षेत्र में भी 2 शिक्षा दूतों की हत्या की गई थी, जबकि फरवरी में दंतेवाड़ा में एक शिक्षक सहित 2 लोगों की हत्या हुई। माओवादी प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा की जो स्थिति है वो इन्हीं शिक्षा दूतों के ऊपर टिकी हुई है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों के बंद होने पर 2019 में एक अस्थायी तौर पर एक व्यवस्था जो शुरू की शिक्षकों की, उनका नाम दिया गया शिक्षा दूत। और उसी शिक्षा दूत के अंतर्गत ये जो जिसकी हत्या की गई लक्ष्मण बारसे, वो भी आते हैं। दरअसल लक्ष्मण बारसे की हत्या और साथ ही साथ जो है आज जो एक युवक की हत्या की गई है, उस युवक का नाम सुरेश कोरसा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 साल है। हालांकि पुलिस ने इसको जो है तस्दीक करने के बाद ही बाकी जानकारी देने की बात की गई, लेकिन पता चला है कि ये मनकेली का निवासी था और इसको सबसे पहले माओवादियों ने इसका अपहरण किया, उसके बाद इसकी हत्या की है। आज लक्ष्मण की जो अंतिम संस्कार की जो पूरा क्रियाक्रम है वो किया गया सिलगेर में, उनके गृहग्राम में, सिलगेर से लगा हुआ जो गाँव है उनका। उनके भाई हैं जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाया कि कैसे वो माहौल कैसे कितना गमगीन है, और वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उनकी एक छोटी सी बच्ची, उनके मोबाइल से एक वीडियो मिला जिसमें अपनी बच्ची के साथ में
किस तरह से हंस खेल रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी और भी तस्वीर है जिसमें वो बच्चों को खाना खिला रहे हैं। दरअसल लक्ष्मण से मेरी कई बार मुलाकात होती थी। एक दफ़े चुनाव का माहौल था, तब मैं और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार और बड़े भाई हैं, जो मेरे गुरु भी हैं, रितेश मिश्रा जी, हम लोग सिलगेर पहुंचे हुए थे। तो हम अचानक ही लक्ष्मण के घर चले गए थे। तब जाने के बाद पता चला था कि वो शिक्षा दूत हैं। उनकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में थी, आंगनबाड़ी में शायद। उनकी एक साली थी जो कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं, और वो लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, और उनका बच्चा उस वक्त मोबाइल देख रहा था। तो मैंने कहा भी था कि वो बच्चे को मोबाइल से दूर रखो, और बहुत देर उनसे बातचीत हुई थी लक्ष्मण से मेरी। तो लक्ष्मण ने कहा था कि सर स्थितियाँ सुधर रही हैं, और स्थिति सुधर रही है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी स्कूल की वो स्थिति हो कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकें, क्योंकि अभी तत्काल में बच्चे छोटे समय में उन्हें दूर भेज पाना संभव नहीं है। वो चाहते थे कि जब उनके बच्चे पढ़ें तो पढ़ने के बाद वो अब इस दुनिया से बाहर, जो बाहरी दुनिया है, उससे जुड़ें, और वो जो चीज़ लक्ष्मण ने, उनके परिवार ने झेली, वो सारी चीज़ें उनका परिवार ना झेले। हालांकि उन्होंने इस बात को भी लेकर काफ़ी स्पष्ट कहा था कि वो अभी भी माओवादियों और पुलिस के बीच फंसे हुए हैं, उनके जैसे कई युवा, क्योंकि कई दफ़े पुलिस उनसे पूछताछ करती है। शिक्षा दूत हमेशा पुलिस के और माओवादियों के टारगेट में भी रहे। कारण ये है कि कई शिक्षा दूतों ने मुझे बताया कि जो शिक्षा दूत अंदरूनी इलाकों में नौकरी करते हैं, या अंदरूनी इलाकों में अपने गाँव में रहकर अपने गाँव में ही शिक्षा का संचार करते हैं, जब वो मुख्यालय की तरफ आते हैं तब उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है, और उनसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि उनके इलाके में क्या मूवमेंट चल रही है माओवादियों की, या माओवादियों का आना जाना किस तरह से है, या उनके इलाके में कौन सा माओवादी सक्रिय है, उनके गांव में कौन कौन माओवादी हैं। इस तरह की पूछताछ भी कई दफ़े माओवादी पुलिस के द्वारा की जाती है। इसकी जानकारी कई शिक्षा दूतों ने ऑफ द कैमरा, मतलब उन्होंने कहा कि सर हमारा नाम मत बताइएगा, नाम बताएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ माओवादियों के भी निशाने पर ये शिक्षा दूत होते हैं, क्योंकि कई बार माओवादियों को लगता है कि जब शिक्षा दूत शहर जाते हैं और पुलिस से मिलते हैं, जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो माओवादियों की कई गोपनीय जानकारियां उन तक पहुंचा देते हैं, और या फिर कई दफ़े ऐसे शिक्षा दूतों को ही पुलिस और सरकार मुखबिर के तौर पर उपयोग कर रही है, जिससे ही ये 8 शिक्षा दूतों की हत्या माओवादियों के द्वारा की गई। लेकिन इस हत्या के बाद मुझे लगता है कि माओवादियों से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप किसी पर भी मुखबिरी का संदेह करके उसकी हत्या कर देते हैं, तो आपके पास प्रूफ क्या होता है? क्या केवल आपके द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया जाना ही काफ़ी माना जाए? आखिर आप वो प्रूफ कब दिखाएंगे? आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप किसी की भी हत्या कर दें और एक पर्चा डाल दें कि ये पुलिस का मुखबिर था। आपके पास अगर ऐसे कोई प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, तो आपको वो एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा, ताकि उस एविडेंस के आधार पर हम सरकार से भी सवाल करें। हम सरकार से सवाल करेंगे क्योंकि एक आम आदमी पुलिस का मुखबिर नहीं है। कोई अपनी स्वेच्छा से मुखबिरी का काम करे कि पैसे के लिए, तो वो उसकी खुद की इच्छा है, वो उसका अधिकार है, वो जो चाहे करना चाहे। अगर वो अपनी जान को जोखिम में डालकर मुखबिरी करना चाहता है तो वो करे। उसका नाम गोपनीय रखना, उसके सुरक्षा का जिम्मा उठाना पुलिस का काम है। लेकिन अगर जबरदस्ती पुलिस किसी को अपना मुखबिर बनाने की कोशिश कर रही है तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस अगर अपने फायदे के लिए, सूचना के संकलन के लिए किसी को भी अपना मुखबिर बना दे और फिर उसके जान की रक्षा न करे तो ये भी गलत है। लेकिन इसके लिए माओवादियों को भी ये स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी की हत्या कर रहे हैं तो आपको एविडेंस देना होगा। कैसे आप कह रहे हैं कि ये आप पुलिस का मुखबिर है? आखिर क्या सबूत आपको मिल गया ऐसा? ये तस्वीर देख रहे हैं उनके रोने की, उनके परिजनों के रोने की, उन छोटी सी बच्ची, उनकी पत्नी पर भी हमला करने की कोशिश की गई। कैसे जिएगा बस्तर का आदिवासी? वो तो 2 पार्ट के बीच में फंसा हुआ है। आप बताइए, आप क्या करते हो? जो आपके ही साथी खुद आप वो शिक्षा दूत जो अपने परिवार की बेहतरी के लिए एक छोटी सी नौकरी कर रहा था, वो तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन आपके ही कई साथी आज संगठन छोड़ के आपके खिलाफ खड़े हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनकी हत्या तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके हाथ में AK-47 दे दिया है सरकार ने, और वो आप ही के खिलाफ ऑपरेशन में जा रहे हैं। 7 नंबर की कंपनी के सरेंडर माओवादियों ने खुद आपके जो महासचिव हैं बसवराजू, उनकी हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनके लिए आप कौन सा इस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं, या उनके लिए कौन सी सजा निर्धारित कर रहे हैं? सजा निर्धारित कर भी लेंगे तो आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे निहत्थे लोगों को आपको सोचना होगा कि अगर किसी के कहे के अनुसार अगर आप चल रहे हैं कि वो हो सकता है कि कोई अपनी निजी दुश्मनी निभा रहा हो किसी, ये तो बहुत आसान हो गया कि
अगर मुझे किसी को मरवाना हो, मैं बता दूं आपको कि फलाना आदमी पुलिस का मुखबिर है, और आप जाके हत्या कर देंगे। एविडेंस क्या है? क्या सबूत है आपके पास? आप खाली एक पर्चा जारी कर देते हैं कि ये पुलिस का मुखबिर था, इसलिए इसे मौत की सज़ा दी जा रही है। इतनी निर्मम मौत। हत्या तो खैर हत्या होती है, छोटी सी बच्ची के सामने, परिवार के सामने उसकी हत्या की गई। आज जब आपकी स्थिति इतनी कमज़ोर है और उस स्थिति में अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या लगता है कितने दिन और चल पाएंगे आप बस्तर के जंगलों में? वहीं दूसरी तरफ एक सवाल सरकार से भी है कि क्या सूचना संकलन के नाम पर वाकई में आप इसी तरह से किसी को भी मुखबिर बना रहे हैं? अगर माओवादियों के पास एविडेंस है और उन्होंने मुखबिर की पुख्ता जानकारी के आधार पर लक्ष्मण की हत्या की है, तो मुझे लगता है कि माओवादियों के द्वारा की गई हत्या तो है, लेकिन ये आपके द्वारा कराई गई सुपारी किलिंग भी है। अगर ये मुखबिर था जिस आधार पर माओवादियों ने इसकी हत्या की, तो इसका पूरा जिम्मा आपके ऊपर है, क्योंकि आप अगर किसी को भी मुखबिर बना रहे हैं, उसकी इच्छा के बगैर मुखबिर बना रहे हैं और उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ये आपकी हार है। फिर चाहे आप सैकड़ों माओवादियों को मार डालें, फिर चाहे आप सैकड़ों माओवादियों को गिरफ्तार करें, हजारों माओवादियों का समर्पण करवा लें, लेकिन एक लक्ष्मण की जान की कीमत आप अदा नहीं कर पाएंगे। 8 शिक्षा दूतों को मारा गया। सोचिए, 8 शिक्षा दूत उन इलाकों में उम्मीद की किरण थे जिन इलाकों में आप फेल थे, आपकी सरकार फेल थी। उन इलाकों में जहां आप शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे थे माओवादियों की वजह से, उन इलाकों में ये शिक्षा दूत एक आखिरी उम्मीद की किरण थे उस वक्त, जिस वक्त सरकार का पहुंचना वहाँ कठिन था। और अगर आप लोगों ने इन्हें मुखबिर बनाया सूचना संकलन के लिए, या इनसे ज़बरदस्ती सूचना लिया और ये शक के दायरे में गए और इनकी हत्या हुई है, तो माफ़ कीजिएगा, पूरा जिम्मा आपको लेना होगा अपने। और जो मारे गए शिक्षा दूत हैं, इसके पहले उनके परिवार वालों के लिए आपने क्या किया, इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि माओवादियों से कोई क्या ही जवाब पूछेगा। माओवादियों की कौन सी सरकार है? वो तो अपनी सरकार चलाते हैं जंगलों में, लेकिन असल सरकार तो आपकी है। आपने मुआवजे के तौर पर उनके परिवार वालों के साथ क्या किया? क्या कुछ लाभ दिया? लाभ क्या दे पाएंगे? क्या कुछ भरपाई की और कितना भरपाई किया, इसका जवाब भी आपको देना होगा। मैं हर उस शिक्षा दूत के घर भी जाऊंगा। अब मैंने सोचा आज लक्ष्मण की हत्या के बाद मेरे मन में ये बात आई कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। दुखद घटना हुई और इस तरह से माओवादियों ने नृशंस हत्या की एक शिक्षा दूत की। अब वो मुखबिर था कि नहीं था नहीं पता। मुझे लगा माओवादियों से सवाल पूछना चाहिए कि आपको एविडेंस देना होगा अगर वाकई में लक्ष्मण आपका पुलिस का मुखबिर था और आपके पास इसका एविडेंस है। केवल प्रेस नोट और पर्चा छोड़ने से नहीं काम चलेगा। और अगर वो मुखबिर बना दिया गया था तो फिर ये सवाल का जवाब सरकार को भी देना होगा कि आप आम आदमी को मुखबिर किस हक पर बना रहे हैं, किस अधिकार पर बना रहे हैं। कौन देता है आपको अधिकार कि आप एक आम आदमी को उसकी इच्छा के बगैर उसे मुखबिर बनाएं और इस तरह मरने के लिए छोड़ दें? इतनी दर्दनाक मौत। मुझे लगा ये बात होनी चाहिए। ये हत्या, आज उसके अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आपके मन में भी मानवता होगी, आपके दिल में मानवता होगी, तो आपका दिल भी फटा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। इसे शेयर करके आप भी सवाल पूछिएगा जिम्मेदारों से, जो भी जिम्मेदार मिल जाए, छोटा बड़ा जो भी मिल जाए, कोई पुलिस का अधिकारी मिल जाए, कोई नेता मिल जाए, सबसे पूछिएगा, हर जिम्मेदार से। मैं भी पूछने की कोशिश करूंगा, मुझसे जो जिम्मेदार मिलेगा उससे पूछूंगा, या किसी जिम्मेदार के पास जाऊंगा पूछने। शेयर कीजिएगा। लगता है बस्तर टॉकीज पे सवाल ठीक हैं, सटीक हैं, पूछा जा रहा है, सही बात की जा रही है, इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।